हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो हमारे एग्जाम जो है वो मई और जून में है। टीजीटी का मई में और पीजीटी का जून में। तो आपकी प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि भाई हमारे पास ये फैब चल रहा है, मार्च अप्रैल और फिर मई में हमारा एग्जाम है। सो 1 या 1.5 मंथ ही आपके पास ऐसा है जिसमें आप अपने बचे हुए टॉपिक्स को कवर कीजिए। अगर आपका कुछ सिलेबस बचा हुआ है तो उसको कंप्लीट कीजिए। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जितना पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करना है एंड सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर्स ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप वो ऑनलाइन सोर्सेज से कीजिए या फिर बुक्स जितनी आप खरीद सकते हो प्रैक्टिस के लिए। मैक्सिमम सेट्स लीजिए जिनमें अलग अलग क्वेश्चंस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, उनको प्रैक्टिस करना है। लास्ट का जो 1 मंथ बचता है आपका एग्जाम के लिए। अब बच्चों, प्रिपरेशन से रिलेटेड ये बात बताने का पर्पज मेरा आपको डराने का नहीं है टाइम से, मतलब मेरा पर्पज सिर्फ यही है कि आप अपने टाइमली प्रिपरेशन को लेके चलो। और आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं मैं कि आपका एग्जाम के लिए आपको कितना टाइम बचा है सिलेबस को कवर करने के लिए और फिर आपको प्रैक्टिस को कितना टाइम देना चाहिए। सो बच्चों, इस सीरीज में हम लेकर आए थे आपके लिए यूपी पीजीटी 2016 का क्वेश्चन पेपर। उसी में कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं आज के सेशन में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंजाइम फैटी एसिड सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ। जो एंजाइम है एक फैटी एसिड सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, बच्चों उसका फंक्शन क्या होता है, ये सिंथेसिस करवाता है सॉरी, फैटी एसिड का सिंथेसिस करवाता है, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड्स जो है बच्चों, ये और ग्लिसरॉल मिलकर क्या बनाते हैं, फैट बनाते हैं हमारी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल या कह सकते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स पूछा हुआ है बच्चों कि ये एंजाइम कितनी यूनिट्स का बना होता है। तो बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा डिटेल में चले गए ये लोग कि फैटी एसिड सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो है वो कितनी यूनिट्स का बना होता है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है बच्चों, 5 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, 7 यूनिट्स और 8 यूनिट्स। यूनिट्स से मतलब क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा एंजाइम जो बहुत सारी यूनिट्स से मिलकर बना हुआ है। एक बहुत सारी यूनिट्स भी क्या है, प्रोटीन ही है। प्रोटीन एंजाइम मोस्टली प्रोटीन होते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स भी होते हैं या अलग नेचर के भी होते हैं, राइबोन्यूक्लिक भी होते हैं, बट ये प्रोटीन यूनिट्स होती हैं। और कितनी यूनिट्स होती हैं, अबाउट 8 यूनिट्स जो इस एंजाइम को बनाती हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, conjoint bicollateral open vascular bundles are found in stem of। कॉन्जॉइंट, बाइकोलेटरल और ओपन, तीनों टर्म का मीनिंग जानिए बच्चों क्या होता है। सो इस क्वेश्चन में कॉन्जॉइंट, बाइकोलेटरल और ओपन वेस्कुलर बंडल के बारे में बोला गया है बच्चों। कॉन्जॉइंट का क्या मीनिंग होता है, हमने प्रीवियस क्लास में भी ये डिस्कस किया था बच्चों। जो वेस्कुलर बंडल है, स्टील है, उसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है वो 2 तरह का होता है, रेडियल और कॉन्जॉइंट। रेडियल में तो क्या होता है, इस एक रेडियस पर क्या है, जाइलम है, और इस एक रेडियस पर क्या है, फ्लोएम है, फिर जाइलम है और फिर फ्लोएम है, इसको रेडियल बोलते हैं। ये तो कंडीशन होती है बच्चों किसमें, रूट में। और स्टेम में क्या होता है, कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का क्या मीनिंग है बच्चों, ये हमारी स्टील है तो इसमें यहाँ पर जाइलम है और यहाँ पर फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम जो है दोनों ही एक रेडियस पर है, ऐसे ही यहाँ पर जाइलम फ्लोएम है और ऐसे ही यहाँ पर जाइलम और फिर फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम अगर एक ही रेडाई पर है, एक ही रेडियस पर है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट बोलते हैं। और ये कंडीशन स्टेम में मिलती है। अब बाइकोलेटरल का क्या मीनिंग है बच्चों, बाइकोलेटरल क्या होता है, अगर अब ये भी 2 तरह का है। फिर अगर जाइलम के बाहर की तरफ फ्लोएम है, एक तो ये हो गया। एक जो ये बाइकोलेटरल है, इसका क्या मीनिंग होता है बच्चों, यहाँ पर जाइलम है और इधर भी फ्लोएम है और इधर भी फ्लोएम है, दोनों साइड। जाइलम के दोनों साइड, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी क्या है, फ्लोएम है। ये बीच में जाइलम और इधर भी फ्लोएम, इधर भी फ्लोएम। ये होता है बाइकोलेटरल बच्चों। ओपन वेस्कुलर बंडल का क्या मीनिंग है, ओपन का मतलब होता है कैम्बियम प्रेजेंट है, मींस सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कैम्बियम एक टिश्यू है जो क्या करवाता है, विड्थ बढ़वाता है, चौड़ाई या मोटाई बढ़वाता है तनों की या स्टेम की। तो उसके लिए ओपन और क्लोज 2 तरह के होते हैं। ये ओपन मतलब जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है जिसमें। तो ये कैम्बियम एक ऐसा टिश्यू होता है, सेकेंडरी टिश्यू होता है, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है बच्चों। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट बहुत बेसिक चीजें हैं। प्लांट्स में 2 तरह के टिश्यू होते हैं, जो डिवाइड करते हैं वो मेरिस्टेमेटिक, और जो डिवाइड करना बंद कर देते हैं कुछ टाइम के बाद और डिफरेंशिएट होके कोई मैच्योर टिश्यू बना लेते हैं, वो क्या होता है, परमानेंट टिश्यू। तो कभी कभी परमानेंट टिश्यू भी डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन कर लेते हैं
और क्या बन जाते हैं, मेरिस्टेम की तरह बिहेव करने लगते हैं, मतलब डिवाइड करने लगते हैं। तो वही कैम्बियम उसी का एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मेरिस्टेम का। और कैम्बियम जब होगा ना बीच में, तो वो इधर की तरफ क्या बनाएगा, जाइलम बनाएगा। अगर यहाँ जाइलम है और यहाँ फ्लोएम है, और इस साइड क्या बनाएगा, फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, इधर सेकेंडरी जाइलम। सो वो क्या कर रहा है, विड्थ बढ़ा रहा है, ऐसे रिंग बनती जाती है और विड्थ बढ़ती जाती है, मोटाई बढ़ती जाती है। तो क्वेश्चन जो था, ये टर्म समझाने के बाद क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल किस स्टेम में मिलते हैं। तो कुकुरबिटेसी, रोजेसी, मालवेसी और रेननकुलेसी। फिर हमारा फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन आया है और आंसर यहाँ हो जाएगा बच्चों कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी वही लौकी, खीरा, तोरी वाली फैमिली। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी आया था शायद हमारा। सो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल रहे थे पेपर में से, उनमें उन्हीं का ये क्वेश्चन फिर से आ गया बच्चों, फैमिली से रिलेटेड, फैमिली के भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन। बुक जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यहां से भी इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं बच्चों, किसी बुक के बारे में पूछ लेंगे, किसी सिस्टम के बारे में, क्लासिफिकेशन का, कि ये किसने दिया या कब दिया। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बड़ी फेमस सी बुक है, किसकी है, चार्ल्स डार्विन की। बच्चों कब पब्लिश हुई ये पूछ लिया इन्होंने। अगर सीधा सीधा पूछते क्वेश्चन तो कैसे पूछते कि ये किसकी बुक है, तो वो आंसर मोस्टली सभी दे देते, चार्ल्स डार्विन। बट इन्होंने पूछा है कि ये कब पब्लिश हुई। तो जब आप कोई भी बुक के बारे में पढ़े, तो ऑथर के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, साइंटिस्ट के साथ साथ, कि वो किस ईयर में उन्होंने पब्लिश की। तो 24 नवंबर 1859 में बच्चों ये पब्लिश हुई थी। और इस बुक में इन्होंने, चार्ल्स डार्विन में ने आउटलाइन हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने एवोल्यूशन की जो थ्योरी है, इनकी थ्योरी क्या थी, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसको के बारे में बताया इस बुक में। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बच्चों आप लोग सभी जानते होंगे अच्छी तरह। क्या कहती है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये कहते थे कि भाई जो रिसोर्सेस है ना, वो लिमिटेड है। नेचर में रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है, खाना पानी या जो रहने की जगह, जो भी सारी चीजें हैं। अब उन रिसोर्सेस के लिए क्या होता है, स्ट्रगल होती है बच्चों, स्ट्रगल। सबसे पहली बात तो रिसोर्सेस लिमिटेड है। फिर एग्जिस्टेंस के लिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीने के लिए लोग क्या एक पॉपुलेशन के मेंबर क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। जब स्ट्रगल होती है तो वेरिएशन है इस पॉपुलेशन में, सारे इंडिविजुअल में। सपोज ये एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, ये एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, और इसमें वेरिएशन क्या है, एक वेरिएशन ये आ गया, इसमें वेरिएशन होते हैं ना किसी भी पॉपुलेशन में, किसी में कुछ कैरेक्टर है, किसी में कुछ है। तो ऐसा कोई वेरिएशन जो इसको अपने नेचर में, अपने एनवायरमेंट में सरवाइव करने के लिए ज्यादा सुटेबल बनाता है, ऐसे अडेप्टेशन को नेचर सिलेक्ट करती है। पहली बात तो नेचर जिसको सिलेक्ट करती है, तो पहले तो क्या हुआ, स्ट्रगल हुआ, कंपटीशन हुआ, और जो बेटर है, जो जिसके पास ऐसा वेरिएशन है जो उसको बेटर बनाता है, उस सर्वाइवल के लिए फिट बनाता है ज्यादा, नेचर उसको सिलेक्ट करेगी और उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। और जो दूसरे वाले हैं जो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जिनके पास ऐसा कुछ वेरिएशन है जो उनको ज्यादा सुटेबल बना रहा है उस एनवायरनमेंट के लिए, वो सरवाइव करेंगे। यानी नेचर उनको क्या कर लेगी, सिलेक्ट कर लेगी। इसको बोलेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। और नेचर ने किसका सिलेक्शन किया, जो फिट है सबसे, रिप्रोड्यूस के लेवल पे जो सबसे फिट है, उसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इनकी थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं ये, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और नेचुरल सिलेक्शन। अगर हम बैक्टीरिया में देखें तो क्या देख सकते हैं कि भाई कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं वो ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, कुछ हैं जो नहीं कर सकते। तो सपोज जिस वाटर बॉडी में वो रह रहे हैं, वहां पे फैक्ट्री का या कुछ वैसा पानी आ गया जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो जो बैक्टीरिया सरवाइव कर पाएंगे हाई टेम्परेचर में, वही सरवाइव करेंगे, वो रह जाएंगे। दूसरे वाले क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, मर जाएंगे। और जो सरवाइव करेंगे वही रिप्रोड्यूस करेंगे, वही अपना पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, वही अपना नंबर बढ़ाएंगे। तो इस तरह एक नई स्पीसीज, एक नया ग्रुप बन जाएगा ये ऑर्गेनिज्म का, जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उस पूरी पॉपुलेशन में से ये एक सिर्फ यही वाले मेंबर्स सरवाइव करेंगे, यही रिप्रोड्यूस करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे, जिसको ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कहेंगे। एक नई तरह के ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, और ये थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इन द सीजमोनेस्टिक मूवमेंट ऑफ मिमोसा पुडिका लीव्स इन्वॉल्व्ड। मिमोसा पुडिका क्या है बच्चों, जिसको टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट। अब इसमें किस तरह की मूवमेंट पूछा है इन्होंने, सीजमोनेस्टिक मूवमेंट किसकी वजह से होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन क्या बनता है कि उसमें जो लीव्स हैं बच्चों, हम टच करते हैं तो वो फोल्ड अप हो जाती हैं,
तो सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है वो किस तरह की मूवमेंट है। अब आप प्लांट्स में जानते हो दो तरह की मूवमेंट होती है, एक क्या होती है नेस्टिक मूवमेंट और एक होती है ट्रोपिज्म मूवमेंट। ट्रोपिज्म बहुत बेसिक सी चीज है ये। ट्रोपिज्म का क्या मीनिंग होता है कि जिधर से स्टिमुलस आ रहा है, जैसे लाइट जिधर से आ रही है तो स्टेम या तो उसकी तरफ बेंड हो जाए या स्टेम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए, या वाटर जिधर से आ रहा है उसकी तरफ मूवमेंट होना या उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मींस स्टिमुलस की डायरेक्शन डिसाइड करती है रेस्पॉन्स की डायरेक्शन को, कि रेस्पॉन्स किस डायरेक्शन में होगा। बट अगर रेस्पॉन्स की डायरेक्शन इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, उसको बोलते हैं बच्चों नेस्टिक मूवमेंट। तो नेस्टिक मूवमेंट जो है वो सीज्मोनेस्टिक मूवमेंट हो रही है इसमें, यहाँ टच के रेस्पॉन्स में हो रही है, बिकॉज वो टच किया और लीव्स फोल्ड अप हो गई। तो पूरी प्रोसेस हमको इसकी पढ़नी है कि कैसे होता है, वो आपने पढ़ी भी होगी। और तो पूछा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर या टर्जर प्रेशर या वॉल प्रेशर या फिर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, किसकी वजह से वो फोल्डिंग अप होती है लीव्स की। तो जैसे ही हम उनकी लीव्स को टच करते हैं बच्चों, तो एक स्टिमुलस हमारा टच का गया और एक सिग्नल क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल। जो इनकी लीव्स होती है बच्चों, इनका जो बेस है वो फूला हुआ होता है, ऐसे स्वोलन होता है, उसको पल्विनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पल्विनस। स्वोलन बेस जो जिनकी लीव्स का होता है उसको क्या बोलते हैं? पल्विनस। इस पल्विनस में जो सेल्स होती हैं बच्चों, एक्सटेंसर और फ्लेक्सर सेल्स होती हैं, उन सेल्स में से पानी का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। उस इलेक्ट्रिक सिग्नल जो हमने टच किया, इलेक्ट्रिक सिग्नल क्रिएट हुआ, वो गया, जिसकी वजह से आयंस बाहर आए, पानी का लॉस हुआ, और पोटेशियम आयन मेनली। और पानी का लॉस होने की वजह से क्या हुआ, वो कैसी हो जाएंगी बच्चों, ये पल्विनस जो है, जो पहले क्या था, टर्जिडिटी या टर्जर प्रेशर क्या होता है? पानी का, सेल्स के अंदर जो भी पानी भरा हुआ है या लिक्विड भरा हुआ है, उसकी वजह से सेल अगर फूली हुई है तो हम टर्जिड बोलते हैं उस कंडीशन को। तो टर्जर प्रेशर ज्यादा जब होगा जब पानी ज्यादा होगा सेल्स के अंदर। तो ये पल्विनस की सेल्स पहले क्या है? फूली हुई है, टर्जिड है। जैसे ही हमने टच किया वो पानी का लॉस हुआ, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी, ऐसे पानी लॉस करने की वजह से फ्लेकिड हो जाएंगी। तो ये जो बेस है, जो लीफ को ऐसे होल्ड किया हुआ था स्ट्रांगली, ऐसे, तो लीफ सीधी थी, वो पानी लॉस करने की वजह से वो ऐसे बेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो लीव्स भी कैसे हो गई? ड्रूप, ऐसे ऐसे गिर गए नीचे की तरफ। तो ऐसे फोल्डिंग अप हो जाती है इसकी, और कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा होता है, वो वापस फिर जब स्टिमुलस नहीं मिलेगा तो वो वापस उसी कंडीशन में आ जाती है। तो कौन सा प्रेशर काम करता है यहाँ पर? टर्जर प्रेशर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट टू द राइट ऑन डिक्रीज ऑफ। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व किधर की तरफ शिफ्ट करेगा? राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, किसके घटने पर? अब आप थोड़ा सा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व समझिए बच्चों, रेस्पिरेशन से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों, आपने 12th तक की अगर बायो की है अच्छी तरह से, तो वहां से ये क्लियर हो जा रहा है हमारा। और यहां हम आए अगर, तो ये भी क्वेश्चन, तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जो 12th तक की भी आपने बायो अच्छी तरह से की हुई है, तो वहां से भी उनके आंसर बनते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा वहीं से हो जाएगा बच्चों। 11th की जो रेस्पिरेशन वाला ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला यूनिट है लास्ट, उसमें रेस्पिरेशन चैप्टर है, वहां पे आप पढ़ोगे तो वहां से ये क्लियर हो जाता है। ये ग्राफ जो है बच्चों, ये बनाया जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। मींस ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के बीच और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। देखो बच्चों, हीमोग्लोबिन जो है उसकी दोस्ती किस किस के साथ है? ऑक्सीजन के साथ भी है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी है। बट मैंने पहले भी ये चीज समझाई है आपको कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसकी सबसे अच्छी दोस्ती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से है, उसके बाद ऑक्सीजन से है। अगर आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा के दोगे ना इसको, तो इसकी ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी घट जाती है। और भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाती है, तो उसी को हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की जो एफिनिटी है, उसको एक कर्व से दिखाया गया है। और वो कर्व कैसा बनता है बच्चों? सिग्मोइड कर्व बनता है। ठीक है, जितना आप पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ाओगे, देखो बच्चों होता क्या है, एक हीमोग्लोबिन बाइंड हो सकती है कितने? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपने ऑक्सीजन कम दी हुई है, सपोज ऑक्सीजन कम है, तो सारी हीमोग्लोबिन इन्वॉल्व नहीं होगी उसके साथ बाइंड होने में, सारी हीमोग्लोबिन खर्च नहीं हुई हमारी। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो रही है, शुरू में आप ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे
तो वो बढ़ेगी, और एक टाइम आने पर जब सारे हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाएंगे तो हीमोग्लोबिन नहीं बचेंगे, और तो फिर वो कैसे हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी इसकी बाइंडिंग ऑक्सीजन के साथ, सैचुरेशन हो जाएगा उसका। बट कुछ और फैक्टर्स पे भी, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, पीएच और एसिडिटी, इन चीजों पे भी डिपेंड करता है हमारा हीमोग्लोबिन का किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी। तो ये कर्व शिफ्ट होता है लेफ्ट की तरफ या फिर राइट की तरफ। लेफ्ट साइड शिफ्ट होने का मीनिंग क्या है बच्चों की, बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। और राइट वर्ड शिफ्ट होने का मतलब है घट रही है। अब किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बच्चों, O2 पार्शियल प्रेशर अगर बढ़ेगा O2 का, या फिर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और पीएच ज्यादा होगा, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी क्या होगी, कम होगी। देखो बच्चों, हाइड्रोजन आयन, और ये सारी कंडीशन कहाँ होती है, एल्वियोलाई में। यानी लंग्स में क्या होता है, एल्वियोलाई में, कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, और वहां से जब टिश्यूज के पास पहुंचता है तो वहां जाके ऑक्सीजन को छोड़ देता है, टिश्यूज को दे देता है, क्योंकि टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है वहां पर। तो वहां ये सारी कंडीशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में क्या है, कम है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है वहां पर। हाइड्रोजन आयन भी कम है। हाइड्रोजन आयन क्यों कम है बच्चों, और पीएच ज्यादा है। पीएच ज्यादा का मतलब तो समझ रहे हैं ना आप, हाइड्रोजन आयन जितने कम होंगे पीएच ज्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे तो पीएच भी क्या होगा, कम होगा। पीएच और हाइड्रोजन आयन के बीच रिलेशन अगर आप समझते हैं तो, बिकॉज हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जितनी ज्यादा होगी, एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी, और एसिडिटी ज्यादा होने का मतलब होता है पीएच कम होना। बिकॉज पीएच 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक क्या है, एसिड है, 7 पे न्यूट्रल है, और उसके ऊपर 14 तक क्या है, बेसिक है हमारा। तो एक पीएच ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीएच माना जाता है, वो ज्यादा एसिडिक है किसकी कंपैरिजन में, 2 की, और 2 ज्यादा एसिडिक है 3 की कंपैरिजन में। तो यहाँ पीएच क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, हाइड्रोजन आयन क्या रहेंगी, कम रहेंगी, यानी जितने हाइड्रोजन आयन कम पीएच ज्यादा है। और ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, बिकॉज जितनी कम कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके एक एसिड बना लेती है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ये H2CO3 फिर टूट जाता है H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन। जब ये H2CO3 टूटा है तो हाइड्रोजन आयन, यानी कि जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी हाइड्रोजन आयन उतने ही ज्यादा होंगे। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कम है इसलिए हाइड्रोजन आयन भी कम है, और हाइड्रोजन आयन कम है यानी एसिडिटी कम है, यानी कि पीएच ज्यादा है। समझ रहे हो ना, पीएच ज्यादा तो एसिडिटी कम, पीएच कम तो एसिडिटी ज्यादा। ये बेसिक सी चीजें हैं बच्चों, आपको पता भी होनी चाहिए। बट टिश्यूज में इसका सारा अपोजिट हो जाएगा। वहां बच्चों क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, टिश्यूज क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, खाने का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और CO2 बनाए जा रहे हैं। तो वहां CO2 ज्यादा हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन भी ज्यादा हो जाएंगे, और पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पीएच वहां डाउन जाएगा, मतलब एसिडिटी बढ़ेगी, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का भी वहां क्या होगा, कम होगा। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक बार पूरी बात हमने समझ ली। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा किसके घटने पर, तो पीएच के कम होने पर। कम होने का मतलब समझ रहे हो ना, ज्यादा एसिडिटी होना, और ज्यादा एसिडिटी कहाँ होगी, जहां ज्यादा CO2 होगा। ये भी बताया ना, CO2 से H2CO3 बनता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, कि जितना राइट ये कर्व जो है वो राइट की तरफ जाएगा, किसके घटने पर पूछा था, तो पीएच के कम होने पर। बिकॉज राइट की तरफ बाकी सब चीजें तो बढ़ रही हैं, CO2 भी बढ़ रहा है, हाइड्रोजन आयन भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और O2 इसमें ऑप्शन नहीं है। O2 घटता है और पीएच घटता है, तो O2 ऑप्शन नहीं था, फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा। राइट की तरफ क्या ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड राइट की तरफ शिफ्ट होने में, कब होगा राइट की तरफ शिफ्ट, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी और CO2 ज्यादा होगी। तो बताओ क्या ज्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन भी ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे तो क्या ज्यादा, पीएच क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जहां CO2 ज्यादा है वहां ऑक्सीजन कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कोडिंग RNA, इनमें से कौन सा नॉन कोडिंग RNA है। सो ऑप्शन है हमारे पास क्या क्या, माइक्रोन्यूक्लियर RNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA, और ऑल गिवन अबव। तो हमारे ये जितने भी RNA हैं बच्चों, ये सारे नॉन कोडिंग RNA हैं, मींस ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। जो माइक्रोन्यूक्लियर RNA है बच्चों, ये छोटा सिंगल स्ट्रैंडेड नॉन कोडिंग RNA होता है। स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड नॉन कोडिंग RNA 21 से 23 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, और इसका यूज बच्चों एज ए टूल और एज ए टारगेट यूज होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट कैंसर्स। डिफरेंट कैंसर्स का ट्रीटमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो HNRNA है बच्चों, ये भी आपने अगर
रेप्लिकेशन और रेप्लिकेशन के बाद सॉरी ट्रांसक्रिप्शन अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो मैसेंजर आरएनए होता है उसका प्रीकर्सर होता है ये एचएनआरएनए। डीएनए से इंफॉर्मेशन किस में जाती है? आरएनए में, और मैसेंजर आरएनए में जाती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन होने से पहले, जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने से पहले हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बनता है, और उसमें कई सारी प्रोसेस होती है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग। ये हम ट्रांसक्रिप्शन डिटेल में हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है, वहां से आप क्लियर कर सकते हो, तब जाके वो एमआरएनए बनता है। और एमआरएनए तो कोडिंग होता है, बट ये नहीं होता। स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, ये क्या करता है बच्चों? ये बाकी सारे आरएनए का केमिकल मॉडिफिकेशन करता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलाई में। जो सेल होती है उसके न्यूक्लियस के कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलाई में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए बोलते हैं। ये सारे ही नॉन कोडिंग आरएनए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बच्चों, ब्लैडर वर्म इज फाउंड इन। ब्लैडर वर्म किस में पाया जाता है? ह्यूमन मसल्स में, या मसल्स ऑफ पिग और काउ, या ह्यूमन फेसेस में, या फिर सॉइल में? तो बच्चों ब्लैडर वर्म क्या है, इसको और क्या बोलते हैं? सिस्टी सर्कस इसका साइंटिफिक नेम है। और जो टीनिया सोलियम होता है, एक वर्म है, टेप वर्म भी बोलते हैं कॉमनली जिसको, उसका ये लार्वा है। ब्लैडर वर्म इज द लार्वा ऑफ टीनिया सोलियम और टेप वर्म। इसका साइंटिफिक नेम सिस्टी सर्कस है, और ये सिस्टी सर्कोसिस डिसीज करता है, और ह्यूमन बीइंग में भी ये इन्फेक्शन करता है, बट कहाँ प्रेजेंट होता है? पिग और कैटल्स जो है उनकी मसल्स में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम अनकुक्ड मीट खाता है ह्यूमन, अंडर कुक्ड मीट खाता है, तो कच्चा मांस खाता है, मीन्स कम पका हुआ, तो उसमें ये मरते नहीं है लार्वा, और वो लार्वा ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं इस तरह से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम्स ऑफ 2 एम्पायर्स बाय। सारे ऑर्गेनिज्म को 8 किंगडम में क्लासिफाई किया गया 2 एम्पायर के। किसने किया? तो आर.एच. विट्टेकर। अब ऐसे में बच्चों आर.एच. विट्टेकर तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन, बिकॉज आर.एच. विट्टेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिन्होंने 5 किंगडम बताए थे टोटल क्लासिफिकेशन जो किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। हैकल ने 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, और वीज एटल ने 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। और फिर लास्ट हमारा ऑप्शन है कैविलियर स्मिथ, थॉमस कैविलियर स्मिथ, इन्होंने दिया था बच्चों ये 8 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन। और इससे एक चीज और याद रखेंगे, लीनियस का। लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ओनली प्लांटे और एनिमेलिया बताए थे उन्होंने। ये 8 किंगडम हमारे क्या क्या थे बच्चों? यू बैक्टीरिया, आर्की आर्कीजोआ, प्रोटोजोआ, क्रोमिस्टा एंड प्लांटे, फंजाई और एनिमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रिमिटिव स्ट्रीक इन डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड आफ्टर इंक्यूबेशन ऑफ कितने आवर्स? 18 आवर्स, 16 आवर्स, 20 और 22। ये हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया बच्चों। यहां से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ये भी नोट कर लीजिए। डेव बायो इतना डिटेल में नहीं, बट कुछ कुछ एनिमल्स का, जैसे फ्रॉग का, चिक का, इन एनिमल्स का आप जो भी हमारे सिलेबस में है उनका जरूर देखेंगे, और ये मेन पॉइंट्स जरूर उनके अपने नोट्स बना के याद करेंगे कि किस स्टेज में क्या होता है। तो इन्होंने पूछा है प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या होती है बच्चों? एक थिकेंड सा सेल मास होता है, जो कि जो एम्ब्रियो है चिक का, उसके पोस्टीरियर एंड पे बनता है, और ये गैस्ट्रुलेशन की शुरुआत होती है। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक का बनना गैस्ट्रुलेशन की बिगिनिंग को मार्क करता है। गैस्ट्रुलेशन मींस उसमें 3 जर्म लेयर बन जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो वो कितने आवर्स पे होती है? उसका आंसर हो जाएगा बच्चों 18 आवर्स हमारा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 सब जेनेरा नेम्ड हैप्लोजाइलन एंड डिप्लोजाइलन। ये फिर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया प्लांट के बच्चों। तो पूछा है कि हैप्लोजाइलोन और डिप्लोजाइलोन, जिसने थोड़ा सी भी जिम्नोस्पर्म पढ़ा है तो वो आराम से आंसर कर देगा। साइकस, पाइनस, एफिड्रा और सिलोटम। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों पाइनस। पाइनस को डिवाइड किया गया है 2 सब जेनेरा में, हैप्लोजाइलन और डिप्लोजाइलन। हैप्लोजाइलन इसको सॉफ्ट पाइन्स भी बोलते हैं और इनको हार्ड पाइन्स बोलते हैं। इनके बारे में और कुछ डिफरेंसेस आप याद रखना चाहो बच्चों, यहाँ पर हैप्लो और डिप्लो वर्ड जो आया है वो 1 और 2 के लिए आया है। हैप्लो मीन्स यहाँ पर 1 फाइब्रोवेस्कुलर बंडल होते हैं, और जो डिप्लो है, डिप्लो मीनिंग यहाँ पर कितने होते हैं? 2 फाइब्रोवेस्कुलर बंडल होते हैं। फाइब्रोवेस्कुलर बंडल का क्या मीनिंग है बच्चों? यहाँ पर बात की गई है कि वेस्कुलर टिश्यू जो है जाइलम और फ्लोएम, उनके स्ट्रैंड लीव्स में और स्टेम में कवर होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स से, इसलिए उसको बोलते हैं फाइब्रोवेस्कुलर बंडल।
जाइलम और फ्लोएम यानी कि वेस्कुलर टिश्यू जो पत्तियों में है, लीव्स में है और या फिर स्टेम में, उनके बाहर अगर स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू की एक लेयर है तो उसको फाइब्रोवेस्कुलर बंडल बोलते हैं। और यहाँ पर एक होता है और यहाँ दो होते हैं। एक और दोनों में बड़ा डिफरेंस है बच्चों कि ये फायर को अवॉइड करते हैं, हेप्लोजाइलन सॉफ्ट पाइन्स जो हैं, और ये अडेप्ट टू फायर। मींस ये प्लांट की एक खास बात है बच्चों कि फायर के लिए ये अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं। सो ये ऐसी कंडीशन में भी ग्रो कर जाते हैं जहां फायर वाली कंडीशन हो, ऐसी कंडीशन में भी अपने आप को ग्रो करने के एबल होते हैं। और जो ये जिम्नोस्पर्म का पार्ट है बच्चों, तो ये एंजियोस्पर्म के साथ भी compete करते हैं, एंजियोस्पर्म के साथ भी सर्वाइव कर लेते हैं अपने इस फीचर की वजह से। ये ड्रायर और कोल्डर रीजन में मिलते हैं, और जो डिप्लोजाइलोन है ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट लैटिट्यूड में मिलते हैं, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट लैटिट्यूड में, और ये ड्रायर और कोल्डर रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेलोफाइट? इनमें से कौन सा हेलोफाइट नहीं है? हेलोफाइट क्या होते हैं बच्चों? ऐसे प्लांट्स जो साल्टी एरिया में मिलते हैं, साल्ट टॉलरेंट प्लांट जो होते हैं। तो इन्होंने हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? डिस्टिचलिस स्ट्रिएटा, आर्टिमिसिया ट्राइडेंटेटा, राइजोफोरा और आइकोर्निया क्रेसिपिस। इसको बच्चों आप इस तरह से भी ऐसे क्वेश्चन में आइडिया लगा सकते हो, जैसे आइकोर्निया क्रेसिपिस जो है बड़ा कॉमन सा प्लांट है, इसका भी जिक्र हम पढ़ते हैं कि ये एक एक्वेटिक प्लांट है, और ये भी 12th की बायो में डिस्कस किया गया है कि ये वाटर हाइसिंथ इसका कॉमन नेम है, और इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल? बिकॉज ये इतनी तेजी से फैलने वाली वीड है कि इसने बंगाल के जो मोस्टली पॉन्ड्स वगैरह हैं उनको पूरे सरफेस को बहुत तेजी से फैलता है, ये कवर कर लिया, इसके बड़े बड़े से फ्लावर्स होते हैं। तो जो नीचे वाले ऑर्गेनिज्म है वाटर में मिलने वाले, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती या न्यूट्रिएंट सारे ये ले लेते हैं, तो वो मरने लगते हैं। फिश वगैरह बहुत सारी मर गई इसकी वजह से, तो इसको इसलिए टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। और एक्वेटिक फ्लावरिंग प्लांट है, फैमिली पोंटेडिरेसी से बिलोंग करता है। तो बिकॉज ये पूरी तरह से एक्वेटिक है और सॉल्टी नहीं एनवायरमेंट में नहीं रहता, ये हेलोफाइट नहीं है, इसका हमें पता है, तो इसका मीनिंग मीन्स यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये सारे इसका मतलब है, चाहे हमने इनके बारे में पढ़ा भी नहीं हो, फिर हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये तो नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, विच एरा इज रिगार्डेड एज द एज ऑफ मैमियल्स? इनमें से किस एरा को एज ऑफ मैमियल्स माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। आंसर हो जाएगा बच्चों सीनोजोइक, यानी हमारे एरा से रिलेटेड। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, बिकॉज एरा से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डिवोनियन एरा किसका है, पैलियोजोइक किसका है, मीसोजोइक किसका है, तो आप यहां से भी जरूर पढ़ के जाएंगे। सीनोजोइक मैमल्स का है, मीसोजोइक रेप्टाइल्स का है, और पैलियोजोइक जो है वो अर्ली रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का है, और प्री कैम्ब्रियन अर्लीस्ट जियोलॉजिकल एरा है जहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म लाइफ की तब तक बनी ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन पोन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज? जो एनर्जी का पिरामिड है पोन्ड इकोसिस्टम में हमेशा कैसा होता है? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? इन्वर्टेड, फर्स्टली इन्वर्टेड, देन अपराइट, अपराइट ओनली, और एनी ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। पिरामिड आप जानते हो बच्चों क्या होते हैं? पिरामिड अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। अपराइट और इन्वर्टेड का क्या मीनिंग है बच्चों? पिरामिड कैसे बनाए जाते हैं? ये इकोलॉजी का हमारा क्वेश्चन है। प्रोड्यूसर्स, फिर उसके बाद कौन आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। तो पिरामिड जो होते हैं वो इनके इनके नंबर या इनके बायोमास या फिर एनर्जी, तीन तरह के पिरामिड होते हैं कि भाई प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे ज्यादा है किसी भी हमारे इकोसिस्टम में, फिर प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम है, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम है, टर्शियरी कंज्यूमर सबसे कम है। सपोज घास वगैरह सबसे ज्यादा है, उनको खाने वाली बकरी हिरन उससे कम है, शेर वगैरह उससे भी कम है। तो इस तरह का पिरामिड कैसा बन जाता है? ये अपराइट। और इन्वर्टेड क्या होता है? सपोज किसी चीज का नंबर, प्रोड्यूसर्स का नंबर कम है, एक बरगद का पेड़ है और उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट हैं और उसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स, सॉरी इंसेक्ट्स हैं और बर्ड्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ छोटा हो जाएगा ना, प्रोड्यूसर्स छोटे हो जाएंगे, प्रोड्यूसर्स यहाँ रखे हम, प्रोड्यूसर कम हो जाएंगे और कंज्यूमर उसके ऊपर ज्यादा हो गए। तो इस तरह से जो नंबर का और बायोमास का पिरामिड है उसके तो आप बहुत सारे एग्जांपल देखोगे, अपराइट भी हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। बट पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा होता है बच्चों? अपराइट होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज हमेशा चाहे प्रोड्यूसर्स का नंबर कम हो, बरगद का एक ही पेड़ है, पीपल का एक ही पेड़ है, और उसके पास एनर्जी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? अपने कंज्यूमर्स के कंपैरिजन में, तभी तो वो उन सबको एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है। तो एनर्जी हमेशा किसके पास ज्यादा है? प्रोड्यूसर्स के पास ज्यादा है, कंज्यूमर्स के पास उससे हमेशा कम होती है। तो ये हमेशा अपराइट बनता है।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, जीनोबायोटिक्स रेफर्स टू, जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं? जीनोबायोटिक्स कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है बच्चों जो किसी एनिमल की लाइफ के लिए फॉरेन हो। फॉरेन का क्या मीनिंग है कि बाहर का हो, जो एनिमल बॉडी का ना हो, अंदर उसकी बॉडी में बनने वाला है, उसकी बॉडी से रिलेटेड ना हो। तो यहाँ ऑप्शंस है हमारे पास एंडोजीनस पॉइजन्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स और एक्सोजीनस पॉइजन। तो आंसर बच्चों इसका दिया गया है एक्सोजीनस पॉइजन्स, ऐसे पॉइजन जो बाहर बनाए गए हों और वो एनिमल की बॉडी में अगर डाले जाएं तो। बाकी एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर भी बनती है बच्चों, एंडोजीनस पॉइजन ये भी बॉडी के अंदर बनता है जिस एनिमल का होता है। वैक्सीन्स जो है यहाँ थोड़ा डाउट वाला लगता है मुझे क्वेश्चन ये, बट जो की में आंसर दिया गया था वो यही दिया गया था, एक्सोजीनस पॉइजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर आप भी देखना बच्चों इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम इन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस में सबसे ज्यादा होती है? ये फिर से बच्चों वही क्वेश्चन मैं कह रही हूँ 12th लेवल का है, बिकॉज 12th की एनसीईआरटी बायो आप देखोगे तो वहां पे ये है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ सबसे ज्यादा होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में, टेम्परेट फॉरेस्ट में और मानसून फॉरेस्ट में। तो आंसर यहाँ हो जाएगा बच्चों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसके बहुत सारे रीजन है और वहां तो क्वेश्चन ये भी रीजन भी दिए गए हैं वहां पर कि क्यों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, वहां तो वहां बायोडाइवर्सिटी क्यों ज्यादा है, और बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होने की वजह से वहां प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है, ज्यादा लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, अबंडेंट सनलाइट रहती है वहां पर, हाई रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी मींस जो प्रोड्यूसर हैं वो फोटोसिंथेसिस ज्यादा करते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। और ऐसा माना गया है बच्चों कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन कम हुए, और वेरिएशन कम हुए तो स्टेबिलिटी मिली, स्टेबिलिटी जहां ज्यादा होती है और वेरिएशन कम होते हैं वहां की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वन फाइब्रिल ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, उसके अलावा और क्या क्या होता है बच्चों आप जानते हो प्लांट्स में? सेल वॉल मेनली सेलुलोज की बनी होती है, उसके अलावा हेमी सेलुलोज, लिग्निन, ग्लाइकोप्रोटीन्स ये भी होते हैं। बट अगर इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर में फाइब्रिल, बहुत सारे फाइब्रिल मिलकर सेल वॉल बनाते हैं और फाइब्रिल बने होते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स के, और जो माइक्रोफाइब्रिल है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सेल वॉल के। तो कितने माइक्रोफाइब्रिल मिलके बनाते हैं फाइब्रिल को? 250, अबाउट 250 माइक्रोफाइब्रिल क्या बनाते हैं? वन फाइब्रिल बनाते हैं। और इनकी भी यूनिट्स होती हैं बच्चों, जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं इनकी भी यूनिट होती हैं, छोटी छोटी स्मॉलर यूनिट्स। नेक्स्ट है बच्चों, द ग्लोमेरुलर कंटेंट ऑफ प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल इन कंपैरिजन विद ब्लड प्लाज्मा इज आइसोटोनिक यूरिन, हाइपोटोनिक यूरिन, हाइपरटोनिक यूरिन या नन ऑफ दीज। जो ग्लोमेरुलर कंटेंट है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल का, नेफ्रॉन की आप स्ट्रक्चर जानते हो, ये फिर 11th का ही क्वेश्चन हम कह सकते हैं, वहां से अगर आपने पढ़ा हुआ है ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक्सक्रीशन वाला चैप्टर तो आप इसको कर सकते हो आराम से। किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में यहाँ पर होता है क्या? ग्लोमेरुलस, और ये बोमेंस कैप्सूल सॉरी, और ये ग्लोमेरुलस, और यहाँ पर होती है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर होता है हेनलेज लूप, और एंड देन आफ्टर दैट इज डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और देन कलेक्टिंग डक्ट। तो ये पूछा है कि जो पीसीटी है ना, इसका ग्लोमेरुलर कंटेंट जो यहाँ से फिल्ट्रेट आता है, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट जो आता है यहाँ बोमेंस कैप्सूल से होता हुआ इसमें पीसीटी में, उसके अंदर जो कंटेंट है ग्लोमेरुलर कंटेंट, उसका ब्लड प्लाज्मा से अगर हम कंपैरिजन करें तो वो कैसा होता है? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक? तो आंसर यहाँ हो जाएगा बच्चों आइसोटोनिक यूरिन। आइसोटोनिक क्यों कह रहे हैं? बिकॉज आपने पढ़ा हो तो पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का भी और सोल्यूट्स का भी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से यहाँ सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो काम की चीजें ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स वगैरह आ गए वो सब रीअब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए इतना रीअब्जॉर्प्शन होता है इस एरिया में, इस जगह पर, कि वो अबाउट जो ब्लड प्लाज्मा है उसके क्या हो जाता है? आइसोटोनिक हो जाता है। आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक का मीनिंग आप जानते होंगे, सेम कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है सोल्यूट की और वाटर की दोनों तरफ। फिर ये हेनले लूप है, हेनले लूप में हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक हो जाती है इसके असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप में, बिकॉज यहाँ वाटर का और सोल्यूट्स का तेजी से रीअब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज कॉल्ड एज रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच? रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच क्या है बच्चों? जीन से एंजाइम, फ्रॉम डीएनए टू फिनोटाइप, फ्रॉम फिनोटाइप टू डीएनए, या फ्रॉम आरएनए टू डीएनए? ये क्या क्वेश्चन है बच्चों कि रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच किसको बोलते हैं? रिवर्स का मतलब होता है अपोजिट, और जेनेटिक्स अप्रोच कैसा? रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच बोलते हैं फ्रॉम डीएनए टू फिनोटाइप। अगर हम किसी डीएनए सीक्वेंस को लेते हैं और उससे उसका फिनोटाइप पता करते हैं, कोई डीएनए सीक्वेंस, जैसे अब हमारे पास जितना भी हमारा जीनोम है,
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू हमारे सारे जीन्स का फंक्शन पता है हमें कि ये जीन ये काम करती है, ये फेनोटाइप देखती है, ये जीन हमारी आई कलर देख रही है, ये जीन हमारा हेयर कलर देख रही है, ये जीन हमारी हर कैरेक्टरिस्टिक्स का अब हमें पता है। पर वो सीक्वेंसिंग कैसे की जाती है, उस अप्रोच को रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच कहते हैं, जिसमें हम कोई डीएनए सीक्वेंस ले लेते हैं और सपोज डीएनए का इतना टुकड़ा है, इसमें जीन्स है, उस जीन का फंक्शन हमें पता लगाना है। तो जिसका हमें ये तो पता है कि ये सीक्वेंस क्या है, ATGC समथिंग कुछ भी है, उससे अगर हम क्या पता लगाएं कि फिनोटाइप क्या है इसका, मींस इसका कैरेक्टर क्या है, इस जीन का, ये जीन किस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु कॉइन्ड द टर्म इकोटाइप? इकोटाइप टर्म किसने दी? तो यहां पर ओडम, ट्यूरेसन और टेंसले और वार्मिंग। तो आंसर हो जाएगा बच्चों गोटे ट्यूरेसन है ये, 1922 में स्वीडिश बोटेनिस्ट थे। इन्होंने इकोटाइप टर्म दी थी। इकोटाइप का क्या मीनिंग होता है बच्चों? ऐसी पॉपुलेशन जो जेनेटिकली यूनिक हो, जेनेटिकली यूनिक पॉपुलेशन जो अपने लोकल एनवायरनमेंट के लिए क्या हो, अपने आप को उसने अडेप्ट कर लिया हो, तो उसको इकोटाइप बोलते हैं। जेनेटिकली यूनिक ऐसी पॉपुलेशन जो जिसने अपने आप को अपने लोकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया हो। ये टर्म देने वाले ट्यूरेसन थे, गोटे ट्यूरेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन पॉइजनस स्नेक्स फैंग्स आर मॉडिफाइड। पॉइजनस स्नेक्स में फैंग्स क्या है? फैंग्स बच्चों मैक्सिलरी टीथ है या मैंडिबुलर टीथ है या मोलर टीथ है या नन ऑफ दीज। तो इनका जो मैक्सिलरी टीथ होते हैं वही मॉडिफाई हो जाते हैं बच्चों फैंग्स में। ये फैंग्स हैं क्या? लॉन्ग पॉइंटेड टीथ होते हैं बच्चों, और जिनका फंक्शन होता है जब ये किसी को बाइट करते हैं स्नेक, पॉइजनस स्नेक, तो वाउंड में ये क्या कर देते हैं, इंजेक्ट करते हैं वेनम को, यानी जो वेनम होता है उसको डालने का काम ये टीथ करते हैं, मैक्सिलरी टीथ, जिनसे मॉडिफाई होके क्या बन जाते हैं, फैंग्स बन जाते हैं। लंबे लंबे कैसे पॉइंटेड टीथ होते हैं ये। और एक और इनकी बड़ी खास बात बच्चों, दे कैन रीजनरेट इफ लॉस्ट। अगर ये इनके जो फैंग्स हैं वो लॉस्ट हो जाएं किसी तरह से, तो ये रीजनरेट भी कर जाते हैं, दोबारा भी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉट प्रोसीजर इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डीएनए? डीएनए के डिटेक्शन के लिए इनमें से कौन सी ब्लॉट प्रोसीजर यूज होती है? नदर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट या साउथ वेस्टर्न ब्लॉट? बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर यहाँ हो जाएगा सदर्न ब्लॉट। यानी डीएनए का डिटेक्शन करने के लिए कि इसके कौन कौन से सीक्वेंस है, क्या है, वही हमने वहां जो अभी देखा कि अगर हमें किसी डीएनए का टुकड़ा दे दिया गया कोई और हमें उसके सीक्वेंस का पता लगाना है, तो डीएनए के सीक्वेंस का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जेल इसके फ्रेगमेंट्स करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं, और फिर जिसका पता लगाना है उसको एक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं, और मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करने के बाद उनका क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, किसके साथ, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड डीएनए जिनको प्रोब बोलते हैं उनके साथ हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं और डीएनए सीक्वेंस का पता लगाते हैं, उसको बोलते हैं सदर्न ब्लॉट। और अगर इस तरह आरएनए का पता लगाया जाता है तो नदर्न ब्लॉट, और प्रोटीन्स का देखा जाता है तो उसको वेस्टर्न ब्लॉट, और डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन देखा जाता है तो उसको साउथ वेस्टर्न ब्लॉट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विविपेरिटी जनरली अकर्स इन। विविपेरिटी किस में होती है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और आंसर यहाँ ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, वुचेरेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा, एंटेरोबियस और ट्राइक्यूरस। तो विविपेरिटी बच्चों वुचेरेरिया में देखने को मिलती है। ये एक वर्म है और इसमें विविपेरिटी होती है, मींस ये एग्स ले नहीं करता, अपने यंग वंस को बर्थ करता है। तो वुचेरेरिया बैंक्रप्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिलेरियल निमेटोड है ये, एक फिलेरियल वर्म भी बोलते हैं इसको, पैरासाइट है, एक डिसीज करता है फिलेरियसिस या फिर एलिफेंटिएसिस बोलते हैं जिसको ह्यूमन बीइंग में, जिसमें लोअर लिम्स जो हैं और कुछ जेनाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो कैसे हो जाते हैं, स्वोलन हो जाते हैं। और एलिफेंटियस इसलिए बोलते हैं बिकॉज पैर जो होता है, लेग्स जो होते हैं वो इतने मोटे हो जाते हैं स्वोलन होके, और ऐसा लिम्फेटिक वेसल्स में जाते हैं बच्चों, ये वहां इन्फेक्शन करते हैं जिसकी वजह से वो स्वोलन हो जाती हैं और लेग्स जो हैं वो ऐसे मोटे हो जाते हैं फूल के, तो उसको इसलिए एलिफेंटिएसिस भी बोलते हैं। और ये फिर मॉस्किटो बाइट से स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन। एनाफिलीज, क्यूलेक्स या एडीज, इन मॉस्किटो के बाइट करने से स्किन में चला आता है ये, और जब बाइट करते हैं तो वो सलाइवा के साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म में, दूसरे ह्यूमन बीइंग में इस तरह से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। सो बच्चों आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस करने में मजा आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।